हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी घूस स्टोरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अभी इस मूवी में 4 स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी स्टार्ट होती है समीरा नाम की लड़की से जो एक फ्लैट में आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका बेटा बाहर गया था और समीरा को उसका ध्यान रखना था। उस बूढ़ी औरत को समीरा आंटी कह के बुलाती है और उनके काम करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समीरा का एक बॉयफ्रेंड है गुड्डू और समीरा उसके साथ हर बार लड़ रही थी। जिसके बाद समीरा उस आंटी को खाना खिलाती है और आराम करने के लिए कहती है। जिसके बाद समीरा फिर से गुड्डू के साथ बात करने लगती है। ये सुनने के बाद वो आंटी उठ जाती है और समीरा से कहती है कि वो आवाज ना करे, उनका बेटा अंदर सो रहा है। अब ये सुनने के बाद समीरा काफी शॉक थी क्योंकि उस आंटी के बेटे ने उसे अपॉइंट किया था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक दूसरी नर्स उस आंटी का ख्याल रखा करती थी, लेकिन अब समीरा यहाँ पर आई थी। जिसके बाद समीरा अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर समीरा समझ जाती है कि आंटी की उम्र होने की वजह से उन्हें शायद भ्रम हो रहा होगा। इसलिए समीरा उन्हें सुला देती है और डिसाइड करती है कि वो रात को अपने बीएफ को बुलाएगी। अब समीरा अपने बीएफ से बात फिक्स कर देती है। जिसके बाद वो तैयार होकर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन उसका बीएफ नहीं आता। जिसकी वजह से समीरा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बीएफ शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था और शायद वो समीरा के साथ बस टाइम पास कर रहा था। लेकिन समीरा सच में उससे प्यार करती थी। साथ ही समीरा को बाहर से कुछ आवाज आती थी, लेकिन वो जैसे बाहर जाकर देखती वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। इसलिए समीरा को भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। अब समीरा डिसाइड करती है कि वो आज आंटी को स्लीपिंग पिल्स देगी और उन्हें सुला देगी। जिसके बाद गुड्डू वहाँ पर आएगा। समीरा वैसा ही करती है और आंटी सो जाती है। आज समीरा का बीएफ वहाँ पर आता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी फिर से समीरा को आवाज आती है। समीरा कहती है कि कल भी ऐसी आवाज आ रही थी, लेकिन जब उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। तभी समीरा को आंटी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो सुनने के बाद गुड्डू तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। तो वही समीरा काफी शौक में थी कि स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद भी आंटी कैसे जाग गई। इसलिए वो बाहर जाकर देखती है तो वो आंटी समीरा को डांट रही थी कि वो क्या कर रही थी। जिसके बाद वो समीरा से कहती है कि उसके लिए खाने के लिए लेकर आए। अब ये सुनने के बाद समीरा जब किचन में जाती है तो वहाँ पर आंटी की बॉडी थी, जो देखकर समीरा के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद समीरा वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाती है और तब उन्हें पता चलता है कि उस आंटी की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। एक्चुअली आंटी का बेटा 5 दिन पहले उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। अब आंटी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो रेंगते हुए किचन में गई क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। 2 दिन से वो भूखी थी और इसी वजह से 3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद समीरा काफी शॉक थी क्योंकि वो 2 दिन से एक भूत के साथ रह रही थी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है नेहा नाम की लेडी से जो कि प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड उसकी फोटोज ले रहा था, जिसके बाद नेहा का मिसकैरेज हो जाता है। अब कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम नेहा को देखते हैं जो अपनी बहन के बेटे अंश का ध्यान रखा करती थी, क्योंकि उसकी बहन की कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। तो वही नेहा की वजह से अंश को भी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन तब उसे पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद अंश काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि अब नेहा किसी और से ज्यादा प्यार करेगी। तो वही हम नेहा के घर में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स थी और नेहा उन्हें इस तरह से ट्रीट करती कि वो बच्चे हैं और नेहा उन्हें खाना खिलाती। साथ ही नेहा कौओं को भी खाना खिलाया करती थी। जिसके बाद हम अंश को देखते हैं जो एक दिन नेहा की पेंटिंग बना रहा था। अंश नेहा के पेट में एक बच्चे को ड्रॉ करता है, जिसके बाद उसे स्क्रैच करने लगता है कि तभी नेहा के पेट में दर्द होने लगता है और वो अंश से पानी मांगती है। जिसके बाद अंश नेहा को पानी देता है और फिर से उस बेबी की ड्राइंग को स्क्रैच करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेहा का फिर से मिसकैरेज हो गया था। जिसके बाद अंश कुछ वर्म्स को लेकर आता है ताकि उन्हें वो कौवों को खिला सके। लेकिन जब नेहा उन्हें खिला रही थी तो उसका हाथ कौवों के अंडों को लग जाता है। जिसके बाद कौवे उन अंडों को फोड़ देते हैं। जिसके बाद नेहा को अपनी माँ की बात याद आती है कि जब नेहा छोटी थी तो वो कौवों के अंडों को लेकर आती थी, जो देखकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती क्योंकि अगर कौवे के अंडों को कोई इंसान हाथ लगाता है तो कौवे अपने अंडे फोड़ देते हैं। इसलिए वो नेहा को डांटा करती थी कि जैसे वो कौवों के अंडे लेकर आती है, ठीक वैसे ही कल अगर उसके बच्चों को कोई ले गया तो वो क्या करेगी। जिसके बाद हम नेहा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और उसे दिखाई दे रहा था कि उसमें कौवे के पंख आ गए थे। कि तभी वो देखती है कि उसका पति उसके बच्चे को फेंकने जा रहा था।
जो देखकर नेहा काफी शॉक थी। तभी नेहा एक क्रो टाइप क्रिएचर को देखती है जो कि उसके बच्चे को खा रहा था, और ये देखकर नेहा कौवे की तरह आवाज निकालने लगती है। अब नेहा को लगने लगता है कि उसके ऊपर कौवे के पंख आ गए हैं, इसलिए वो उन्हें निकालने की कोशिश करने लगती है, यानी कि वो अपनी स्किन ही निकाल रही थी। जिसके बाद नेहा का पति घर आता है तो नेहा फिर से अपने डॉल्स को खाना खिला रही थी। तो वही हम अंश को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि नेहा का बच्चा नहीं रहा था और अब नेहा सिर्फ अंश से प्यार करेगी। एक्चुअली शायद नेहा का मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी, और उसका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई, और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो कि एक गांव में आता है। वो गांव पूरी तरह से खाली था, जो देखकर ये आदमी काफी शॉक था। तभी उसके पास एक छोटा लड़का और लड़की आते हैं और वो उसे एक घर में लेकर जाते हैं। वो लड़का उस आदमी को बताता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले, नहीं तो गांव वाले उसे भी खा जाएंगे। वो उसे बताता है कि सभी गांव वाले एक दूसरे को खाने में लगे हैं, लेकिन उस आदमी को बच्चों की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो बाहर जाता है तो एक औरत उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी वहां पर वो बच्चा आता है और किसी तरह से उस आदमी को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग एक स्कूल में चले जाते हैं। वो आदमी वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रिंसिपल भी काफी अजीब था और ऐसा लग रहा था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। जिसके बाद वो लोग एक क्लासरूम में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद दरवाजा तोड़कर एक आदमी अंदर आता है जो कि उस लड़की का पिता था और अब शायद ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन वो लड़का उस आदमी से कहता है कि वो चुपचाप बैठा रहे क्योंकि उन ज़ॉम्बीज को क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। लेकिन वो लड़की जब अपने पापा को देखती है तो वो उन्हें पुकारने लगती है, लेकिन उसका पिता उसे मारकर खाने लगता है। अब ये देखकर वो लड़का कहता है कि अगर उन्हें बाहर जाना है तो उस लड़की का खून उन्हें अपने ऊपर लगाना होगा ताकि बाकी लोगों को ऐसा ही लगे कि वो भी ज़ॉम्बी है। जिसके बाद वो लोग खून लगाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के मुखिया को उन पर शक होता है, इसलिए वो उन्हें रोकता है और उस लड़के को सूंघने लगता है। जिसके बाद उसे यकीन दिलाने के लिए वो लड़का उसी बच्ची का मांस खाने लगता है ताकि उस आदमी को यकीन हो जाए कि वो भी वैसा ही है। जिसके बाद वो मुखिया उस आदमी को देखता है और उसे भी फ्लैश खाने के लिए कहता है, लेकिन ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो एक गड्ढे में गिरता है और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उस गांव को जलाया गया था और वो आदमी रो रहा था कि वो अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें कुछ लोग थे। अब ये लोग वैसे ही थे जैसे कि उसने उस गांव में देखे थे और वो सबके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग नॉर्मल थे और वो उस आदमी से कहते हैं कि वो गलत गांव में आ चुका है। वो उस आदमी को बताते हैं कि वो चिंता ना करे, अब वो उनके साथ है तो वो सेफ रहेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी वो आदमी जिन लोगों के साथ था वो सोगारा नाम के गांव से थे और उन्होंने ही उस दूसरे गांव को जला दिया था क्योंकि उन दोनों गांव में किसी चीज पर कॉन्फ्लिक्ट था और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन्हीं लोगों ने उस गांव को जला दिया था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है ईरा नाम की लड़की से, जिसे देखने के लिए आज ध्रुव नाम का लड़का आया था। ईरा और ध्रुव काफी बातें करते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो शादी करेंगे। अब ये सुनने पर उसके घर वाले भी काफी खुश थे, लेकिन ध्रुव कहता है कि वो सबसे पहले अपनी दादी से परमिशन लेगा। अब ये सुनने के बाद ईरा इस बात को समझ नहीं पाती क्योंकि ध्रुव की दादी की डेथ हुए 20 साल हो गए थे, तो अब ध्रुव अपनी दादी से बात कैसे करेगा। लेकिन इस बात को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। जिसके बाद 4 मंथ गुजर जाते हैं और आज ईरा की शादी थी। ईरा अपनी फ्रेंड को भी यही बताती है कि ध्रुव शायद अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उनसे बातें करता होगा जैसे कि कभी कभी हम खुद से बातें किया करते हैं। जिसके बाद ईरा और ध्रुव की शादी हो जाती है। अब आज उनकी सुहाग रात थी और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन जैसे वो इंटीमेट हो रहे थे तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और ध्रुव अपने दादी से बात करने लगता है, लेकिन ईरा को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव अपनी दादी को बताता है कि उसकी शादी काफी अच्छी हो गई, जो देखकर ईरा काफी शॉक थी। अब ध्रुव अपनी दादी को गुड नाइट कहता है और ईरा से कहता है कि वो भी दादी को बाय करे, जो सुनकर ईरा उसे कहती है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है जबकि वहां पर कोई भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद ध्रुव काफी गुस्सा होता है और ईरा को डांटकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो देखती है कि ध्रुव अपनी दादी के साथ बच्चों की तरह खेल रहा था, जबकि वहां पर ईरा को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर ईरा को लगता है कि शायद ध्रुव अपनी दादी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए ईरा अगले दिन उनकी मेड शांति के साथ बात करती है और उससे पूछती है कि आखिर ध्रुव की दादी की डेथ कैसे हो गई। तो शांति बताती है
कि ध्रुव अपनी दादी के साथ खेल रहा था कि तभी गलती से उसका दादी को धक्का लग गया और उसकी दादी सीढ़ियों से गिर गई, जिसके बाद उनकी हड्डियां टूट गई थी और वो चल नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी दादी किसी तरह से रोज ध्रुव के पास आती और उसे गुड नाइट विश करती और फिर कुछ दिनों बाद दादी की डेथ हो गई। अब ये सब सुनने के बाद ईरा ध्रुव के लिए एक स्पेशल डिनर प्लान करती है ताकि उनका रिलेशन ठीक हो जाए। अब वो दोनों जब डिनर कर रहे थे तो ईरा ध्रुव से कहती है कि वो दोनों एक नया घर ले लेंगे जहाँ पर वो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उन्हें प्राइवेसी मिले। अब ये सुनने पर ध्रुव भी काफी खुश होता है, लेकिन वो ईरा से कहता है कि पहले उसे दादी से परमिशन लेनी होगी। जो सुनने के बाद ईरा गुस्सा हो जाती है और ध्रुव से कहती है कि उसकी दादी मर चुकी है, जिस पर ध्रुव गुस्सा होता है और ईरा से कहता है कि भले ही उसकी दादी की डेथ हुई है लेकिन वो उन्हें छोड़कर गई नहीं। ये बोलकर ध्रुव वहां से चला जाता है। तो वही ईरा दादी के रूम में जाती है और चिल्लाने लगती है कि अगर दादी है तो उसके सामने आए, उसे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ईरा ध्रुव के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव काफी अपसेट था। अब अगले दिन सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तब ईरा भी अपने ओट्स खाने लगती है। तो वही हम शांति को देखते हैं जो आज अजीब सी नजरों से ईरा को देख रही थी। एक्चुअली शांति को दादी ने कहा था कि उसके ओट्स में कुछ मिला दे ताकि ईरा का टेंशन खत्म हो जाए। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद ईरा के पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसे रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर ध्रुव और उसके पेरेंट्स इस तरह से प्रे कर रहे थे जैसे कि ईरा मरने वाली थी। और वैसा ही होता है, कुछ टाइम में ही ईरा की डेथ हो जाती है। जिसके बाद ईरा दादी के रूम में आती है तो उसे वहां पर दादी दिखाई देती है और उनके साथ वहां पर और भी लोग थे। दादी ईरा से कहती है ईरा की तरह इन लोगों को भी यकीन नहीं था कि दादी इस घर में है, इसलिए इन लोगों को भी डाउट था, इसलिए उन्होंने इन्हें भी खत्म कर दिया ताकि ये लोग दादी के चेहरे को देख सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईरा की भी डेथ हो गई है और अब वो भी भूत बन चुकी है और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।